तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, शुभ्रा मैम का ऐसा है कि वो सिर्फ गोलियांबाजी करती हैं, हमेशा से वो सिर्फ गोलियांबाजी ही करती आई हैं। उनका सिर्फ जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स कभी हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, अगर हो सकता है कि आगे वो कर दे हमारा कुछ धरने को देख के, अगर थोड़ी दया उनको हमारे ऊपर आ जाए तो। यानी कि आप एक बेलदार की फार्मासिस्ट की एक रेट दे करके रखोगे क्या? भाई बेलदार की रेट आज की तारीख में 600 रुपए है और फार्मासिस्ट की 254 रुपए। आप नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मैं सीफू के बाहर हूँ। ये फार्मासिस्ट है, ये पहले भी 23 दिन यहाँ पर धरना और अनशन कर चुके थे, लेकिन राजस्थान के आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इनको मनाया, कहा कि हम आपका 7 दिन में कुछ हल निकालेंगे और आपको खुशखबरी देंगे। लेकिन 7 दिन के बजाय 15 दिन निकल गए, लेकिन ये दोबारा से वापस इनको कोई खुशखबरी मिली नहीं, कोई इनके लिए खुशखबरी का आदेश आया नहीं, तो ये दोबारा से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आ गए। ये फार्मासिस्ट हैं जो 2023 में भर्ती निकाली गई थी और उसमें 13,068 पदों पर भर्ती करनी थी और 1.5 गुना विद्यार्थियों का दस्तावेज सत्यापन करा लिया गया था, 4560 छात्रों का। लेकिन अभी तक इनको ना पोस्टिंग मिली, ना ज्वाइनिंग मिली, ना कोई प्रोविजनल सूची निकाली गई और ये बड़े परेशान हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और गांधीवादी तरीके से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना कोई सड़क जाम कर रहे हैं, ना कोई कार्यालय के ताला लगा रहे हैं सीफू के बाहर। ये एक सिर्फ गांधी प्रवृत्ति की तरीके से ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि यही सरकार, जब राजस्थान असेंबली इलेक्शन थे और इनके अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीपी जोशी, जितने तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो ये रैलियां करते थे कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, इस बार युवा हमारे साथ है। कांग्रेस ने 2018 से लेके 2023 तक जंगल राज किया, ये भाजपा के नेताओं का कहना था, क्योंकि युवाओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। लेकिन नई सरकार आई, वो भी इन्हीं के साथ अन्याय कर रही है एक तरीके से। करीब 2 महीने हो गए, 2.5 महीना सरकार नहीं बनी हुई, लेकिन सिर्फ ये प्रोविजनल सूची और ज्वाइनिंग का आदेश चाहते हैं और कुछ इनकी मांग नहीं है। सिर्फ यही मांग है कि इनकी प्रोविजनल सूची जारी कर दें और ज्वाइनिंग मिल जाए इनको और इनका भविष्य संवर जाए। 8,000 रुपए में संविदा कर्मी नौकरी करते हैं। आपने अस्पताल में देखा ही होगा, हर जगह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा के काउंटर्स होते हैं, वहां पर फार्मासिस्टों की कमी है। वहां पर काम कर रहे हैं वार्ड बॉय, नर्सिंग कर्मचारी, वो दवाइयां बांट रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि कभी भी कुछ गलती हो सकती है। एक आज दैनिक भास्कर में खबर पड़ी होगी सबने कि ट्रॉमा, एसएमएस ट्रॉमा के अंदर वार्ड बॉय ने ब्लड सैंपल निकाला और जांच की कौन सा ग्रुप का खून है। उसने उस पर्ची पर लिख दिया AB+, लेकिन था O+। उसको गलत खून चढ़ गया, उसकी वजह से उसकी किडनियां खराब हो गई, वो अभी आईसीयू में है। कहा जाता है कि जिसको जो काम मिला है उसको वो काम करना चाहिए, लेकिन वार्ड बॉय सैंपल निकाल रहा है, वो जांच कर रहा है और उससे गलती हो गई और ब्लड बैंक वाले ने, जो वार्ड बॉय ने लिखा था कि AB+ ग्रुप वाला खून चढ़ाया जाए इसको और ये दिया जाए, लेकिन ग्रुप O+ था। ये बड़ी गलती हो गई। आज उसके साथ, जीवन के साथ क्या बीत रही होगी, उसके परिवारों के साथ क्या बीत रही होगी। ऐसे ही यदि फार्मासिस्ट की जगह कोई दूसरा काम करेगा, कोई गलत दवा परोस देगा वहां पे, तो कितनी अनहोनी हो सकती है, आप देख सकते हैं। तो लेकिन हम बातचीत करते हैं इनसे। धीरज भाई हमारे साथ हैं, तमाम साथी से बातचीत करेंगे। गांधी प्रवृत्ति से आंदोलन कर रहे हैं तरीके से आप? बिल्कुल सर, हम 23 दिन इसी प्रांगण में, इसी स्थान पर, इससे पूर्व भी गांधीवादी तरीके से हमने धरना प्रदर्शन किया था, क्रमिक अनशन किया था, जिसका फलस्वरूप हमें आश्वासन मिला था माननीय मुख्य चिकित्सा मंत्री जी द्वारा और ACS सुब्रा सिंह जी के द्वारा। हमें 7 दिन का समय दिया, आज उनके उस समय सीमा समाप्त हो गई। 11 दिन हो गए हमें उनके आश्वासन को समाप्त हुए। हमें पुनः वापस इसी स्थान पर, इसी तरीके से, जब आचार संहिता सिर ऊपर आने लग गई, हमें दिखने लग गया कि 10-15 दिनों में आगामी कभी भी पूरे देश में आचार संहिता लग सकती है, तो हम गांधीवादी तरीके से पुनः उसी रास्ते पे, उसी रोड पे, उसी सड़क पे, उसी जगह पे आ गए हैं सर। मैंने अभी एक रिपोर्ट का जिक्र किया था कि एक अखबार में आज एक खबर आई थी, बड़ी खबर है देखा जाए वो, कि गलत खून चढ़ गया उसके। किसने जांच किया? वार्ड बॉय ने। वार्ड बॉय का क्या काम होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जांच वो कर रहा है। उसको O ग्रुप का उसका ब्लड था, ग्रुप का, लेकिन लगा क्या AB ग्रुप का
प्लस का, कितनी अनहोनी हो गई। यदि फार्मासिस्ट की कमी है तो तमाम हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर फिर कौन काम करता होगा, कौन दवाई देता होगा? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पिछले 13 साल से चल रही है, जिसमें लगभग 19,000 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। जो हमारा नियम कहता है उसके मुताबिक ये होता है कि जो मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ फार्मासिस्ट कर सकता है, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक पर्सन होता है जो इस चीज को समझ सकता है दवाओं को प्रॉपर। जबकि राजस्थान में अभी तक कुल मात्र 2,500 ही नियमित पद है फार्मासिस्ट के। अब सीधी सी बात है, जब जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है आम जनता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ किस रूप में हो रहा है? कहीं वार्ड बॉय बांट रहा है, कहीं हेल्पर बांट रहा है, कहीं नर्सिंग कर्मी बांट रहा है, कहीं पता नहीं कैसे ही कोई व्यक्ति बांट रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बांट रहे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर ऑपरेटर भी बांट रहे हैं। ये बात भी सत्य है पूर्णतः। अगर इस तरीके से हम ये नहीं कहते कि हमारी भर्ती करके हमारी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करके आम जन के स्वास्थ्य के साथ में, आम जनता की सेहत के साथ में, आम जनता की भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ कर रही है, जो किसी ना किसी के, जैसे आप आज जिक्र करा रहे हो कि किसी की जान पर बनाई है। आपके लिए तो एक छोटा सा केस है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो वो पूरा जीवन है, परिवार है। अगर कल को उसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाता है, ऐसी हमारे साथ अमूमन घटनाएं होती रहती है। हर 10 दिन में, हर 5 दिन में कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, सीएचसी पे ये खबर आती रहती है कि दवा कुछ और लिखी है, दे कुछ और दिए गलत। उसके उनको एलर्जेटिक इफेक्ट हो गए। उन पेशेंटों के 5-5, 10-10 दिन हो गए, उनको उनको रैशेस हो गए, उनको किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। बस ये है कि सरकार है, सरकार की बातें हैं, सरकार की कमियां हैं, वो ज्यादा उजागर नहीं हो पाती है। हमारी कोई भी कमी होती है या कोई भी किसी एक की कमी होता है, उसके पीछे वो 99, एक व्यक्ति गलत होता है तो वो 99 को रोक लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चल किस प्रकार से रही है। देखो, हम आगे भी बातचीत करेंगे। दीपक भाई हैं और काफी उम्र दराज है, 50 साल की उम्र हो गई होगी सर? यस सर। हैं? 50 साल में कैसे जीवन चलेगा आगे? सरकार तो ज्वाइनिंग भी नहीं दे रही है, ना वैकेंसी निकालती है समय पे। सर, हमारा तो जीवन लमसम निकल गया है। निकल गया है, मगर अभी तक हमारे बच्चों का जन्म के बारे में सोचना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सरकार ने हमारा 15 साल से शोषण कर लिया है। हम नहीं चाहते कि इसी तरीके से हमारे जो जूनियर फार्मासिस्ट है उनको ऐसा शोषण हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सभी को परमानेंट करे। देखो, आगे भी बातचीत करेंगे। आज तो थोड़ा हंस रहे हैं आप। आओ ना, आगे आओ ना। ये ससुराल वालों से भी डरते हो, यहाँ पर भी डर रहे हो। क्या करें सर? हैं? क्या करें? फार्मासिस्ट मेरे को लगता है ये एक कौम ही बन गई है जो बेचारी डरने वाली है। हमें कहते हैं धरना उठा दो, हम धरना उठा भी देते हैं विश्वास के साथ कि भाई अब उन्होंने कुछ कहा है कि 7 दिन बाद हमारी पूर्तियां होंगी, हम लग जाएंगे। हमने तो जाके लड्डू ही बांट दिए थे। अब उन लड्डू के बांटे हुए पैसों के वो भी कर्जदार हो चुके हैं साहब। हकीकत तो यही है। तो इस तरीके से क्या उधार लेके आए थे क्या लड्डू? उधार कहाँ सर, अब तो वहाँ क्या होता है कि फार्मासिस्ट को वैसे डीआरएक्स लगता है कि भाई डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो जैसे हम गांव तहसील से छोटे से हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं। और असल में मतलब ये जो विभाग है, ये हमारी जो कदर है ना, वो एक स्वीपर जैसी भी नहीं कर रहा। क्योंकि मतलब जैसे उसको झाड़ू निकाल के और वो करना होता है कि भाई इनको तो कहीं पटक दो, इनको बोल दो 7 दिन के बाद ये होगा, तो ये मान जाएंगे। उस तरीके से हम भोले बच्चे हैं बेचारे, हम मान भी जाते हैं। फार्मासिस्ट सर असल में तो देखो, जितने भी अभी आपने ये भाई साहब से भी जो क्वेश्चन किया था कि ऐसे ऐसे करके, जिसके आप बता रहे थे भास्कर में ऐसा कुछ क्वेश्चन उठा है, तो सर जैसे प्राइवेट मेडिकल पे कितना रूल रेगुलेशन फॉलो होता है कि भाई ये दवाइयाँ ऐसे नहीं है, फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, इसका एरिया कितना है। और सर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मतलब फार्मासिस्ट के बजाय जो दवाइयाँ बांट रहे हैं, उन पे कभी कोई ये चेक नहीं होती भी वो फार्मासिस्ट हैं या नहीं, क्योंकि निःशुल्क कितने दवा काउंटर हैं वो आज तक खाली पड़े हैं। और 11 सालों में जैसे वो भाई साहब भी बता रहे थे कि भाई 3-3 भर्तियां और सबकी निकल गई। तो हमारे से इतना सोतेला व्यवहार आखिर किया क्यों जा रहा है? हमने कौन सी मतलब इनकी चिड़िया मार दी, कबूतर मार दिया, ऐसे क्या कर दिया हमने जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर? 2 जगह से तो पीड़ित लग रहे हो। कोई फार्मासिस्ट से भी पीड़ित हो, घर वालों से भी पीड़ित होंगे। बिल्कुल सर। पूछते होंगे कि जयपुर में जाके वहाँ बैठ जाते हो सीफू के बाद, है ना, कुछ तो हो नहीं रहा है। बिल्कुल सर। फिर क्या जवाब देते हो आप? सर जवाब क्या, वो तो जो कल बताया था उसी तरीके से, वो तो तलाक के पेपर दराज में वो जो शादी हुई थी उस दिन साथ ही ले आई थी कि अगर कभी कुछ की ना गड़बड़ है तो ये देख लो,
ये देख लो ऐसे करके, वो तो डराती रहती है साहब, और अब क्या करें तो फिर आप डरते हो क्या या सर? बिल्कुल डरता हूँ सर, चला गया हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अब सरकार की तरफ से शोषण चल रहा था, मतलब संविदा पे लगे हुए थे, अब बीवी शोषण कर रही है, बात तो एक क्या ही है कहती साहब। फोन पे क्या कहती कल क्या कह रही थी फोन पे कह रही वीडियो थी, दिखाया होगा ना हाँ वीडियो दिखाया, बोल रहे थे कि एक बार घर पे तो आओ फिर बताती हूँ मुर्गे को मुर्गा कैसा बनाया जाता है, और 8,000 की नौकरी करते रहो, वहां जाके कहते हैं कि भाई आजकल लिपस्टिक की फाउंडेशन ही बड़ा महंगा महंगा आता है सर बिल्कुल सर, वो तो है भी ना, लिपस्टिक अभी लेने गया था मेरी बीवी के 2,500 की लिपस्टिक बताई कलर बार की बिल्कुल सर। ढाई मैं तो वहां से वापस कभी गया ही नहीं सर मैंने मैंने तो उसे इतने इतने सब्जबाग दिखाए कि 8,000 2 साल का प्रोबिशन हो जाएगा, फिर हम स्विट्जरलैंड चलेंगे, न्यूयॉर्क चलेंगे, वहां घुमाऊंगा तेरे को, यहाँ थोड़ी घूमेंगे अपन कोई। और सर मेरे को लगता है कि इस हिसाब से तो मैं मेरे ससुराल भी उसको नहीं घुमा पाऊंगा कभी जाके। सरकार मेहरबान हो जाए तो सर सरकार अगर मेहरबान होगी ना, तो ये गधा भी पहलवान हो जाएगा। अच्छा हाँ अब देखो हमारे जो फार्मासिस्ट के कोऑर्डिनेटर है इनसे बातचीत करेंगे इनकी भी आप पीड़ा जानिए क्योंकि ये भी पीड़ित है लेकिन ये भी बैचलर हैं अब लेकिन ये भी होना तो चाहते हैं कपल में लेकिन भाई नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसा होगा आजकल सब पूछते हैं भाई नौकरी नहीं है कुछ नहीं है लेकिन सरकार ने को लॉलीपॉप दिया है कि भाई तुम्हारी बस जल्दी से पोस्टिंग होने वाली है सगाई करने वाले आ गए कि नहीं आ गए देखो सर, सगाई वगाई तो हो जाएगी, मगर जो हमारा कैडर जो 12 वर्ष से शोषित है, इसका क्या न्याय है? अगर आज हमारी जगह उनके बच्चे होते तो उनका क्या डिसीजन होता? वो हमें डेलीगेशन में भी बुलाते, हमारी मांगे भी रखते। 254 रुपए 60 पैसे के अंदर हम फार्मासिस्ट लोग संविदा पे नौकरी करते हैं। 254 रुपए 60 पैसे पर डे, पर यानी डे। कि 8,000। नरेगा से थोड़ा सा ही ज्यादा हाँ, मनरेगा से। नरेगा से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आप एक बेलदार की फार्मासिस्ट की एक रेट तय करके रखोगे क्या? भाई बेलदार की रेट आज की तारीख में 600 रुपए है, और फार्मासिस्ट की 254 रुपए। आपने कौन अरे सा? सर आजकल मैं बताता हूँ आप हाँ। सबको बताया आज के घर पे अपन को स्विच ठीक कराने बुलाते हैं यहाँ अभी बस आने वाला गर्मी का मौसम एसी साफ कराएंगे पंखा का वो जो होता है ना जो कंडीशनर जो होता है स्पीड बढ़ाने का 100 यदि रुपए surcharge। नो घर की दहलीज पे एंटर होगा ना उसका 100 रुपए है बदलने का सामान का अलग खर्चा होता है बिल्कुल सर, दहलीज आपकी में। बात से मैं आपका सहमत हूँ। 254 है 254 रुपए। आप बताओ सर, हम हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उनका कार्य कैसे पूरा करें 254 रुपए के अंदर? आप इस चीज को नोट करो। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि तुरंत हमारी प्रोविजनल सूची जारी करें और हमें आचार संहिता से पहले एक जगह ज्वाइन करवा दें, ताकि भाई हम भी हमारे घर जा सके। आज हमें 24-25 दिन होने में है धरना प्रदर्शन, हमने 7 दिन के लिए इसको स्थगित किया था, मगर सरकार के एक सकारात्मक जवाब आने के पश्चात हमने 10 दिन होल्ड किया, मगर हमें सकारात्मक पहलू नहीं दिखा, तो हम वापस इस रण के मैदान में हैं। और अब की बार हमने सभी ने दृढ़ निश्चय किया है, जब तक हमें हमारी प्रोविजनल सूची नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हमारे दीपक जी भाई साहब हैं, वो आमरण अनशन जो कल से हमने डिसाइड किया है कि हम कल से आमरण अनशन की स्टेप भी उठाएंगे। और हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यही है भाई, हमें हमारे कैडर को बचाना है। आप एक एसएमएस का प्रकरण आप बता रहे थे अभी, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था और उसको ये भी चढ़ा दिया और उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। ये किस वजह से हुआ है सर, बताओ आप? ये वजह यही है कि मेडिकल डिपार्टमेंट में आपने अयोग्य लोगों को लिया है। फागी तहसील के अंदर फागी सीएससी जो अभी जिला अस्पताल बन गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा उस इलाके के विधायक है और मैं उसी विधानसभा से हूँ। वहाँ एक प्रकरण है, फार्मासिस्ट नहीं था, एनएम मैडम आई, लिखी एल्बेंडाजोल, दे दी उसने फ्लूकानाजोल। अब बताओ आप क्या होगा? भाई अपने देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? सही भाई लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? भाई सरकार योग्य जो इस चीज को पूरी तरह से समझे, हर चीज के पहलू को समझे और जो इसकी पढ़ाई कर चुका है उसको नियुक्त करे। ये कब से ये वार्ड बाय एएनएम ये कब से दवाइयां बांटने लग गई? मेरे तो भाई साहब समझ के बाहर है। अब अरे सैंपल निकालने लगा वार्ड बॉय हाँ, सैंपल सीपीआर देता है, वार्ड बॉय एसएमएस के अंदर सीपीआर देता है। और एक प्रकरण है अलवर का, जिसको हम 1-2 दिन के अंदर एक्सक्यूज करेंगे। वहाँ एक एनएचएम की मोबाइल यूनिट वैन होती है, उसके अंदर इन्होंने बिना राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के रजिस्टर्ड के अभाव में 4 बिहारियों को नियुक्त कर रखा है,
25-25 हज़ार रुपए में। अब वो ऊपर तक भी पैसा पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते, इसके हम तथ्य पे जाएँगे, क्योंकि एक फार्मासिस्ट ही दवाइयाँ बाँट सकता है, मगर आपने बिना फार्मासिस्ट के उनको कैसे रख रखा है, इसके हम तथ्यों की जाँच भी करवा रहे हैं और इसके निष्कर्ष तक भी पहुँचेंगे। यानी कि आप कुल मिला के ये जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं, ये अपने फार्मासिस्ट कैडर को प्रभावित करना चाहते हैं। मेरा उन सभी से गुजारिश है कि आप हमारे फार्मासिस्ट कैडर का ध्यान दें और तुरंत प्रभाव से हमें 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर हमारी प्रोविजनल सूची जारी करें। 3 दिन या 7 दिन की आप प्रवेदनाएँ लें और एक जगह डायरेक्टरेट में स्वास्थ्य भवन में हमें जॉइन करवाएँ। उसके बाद आप हमें राज हेल्थ पोर्टल से दे दो नियुक्ति। हम आपसे कौन-सा वो माँग रहे हैं भाई, हमने 5 साल, 7 साल, 8 साल संविदा पे नौकरी करी है। हम हमारा इनाम ही तो माँग रहे हैं। कोरोना के अंदर राजस्थान बेस्ट हेल्थ अचीवमेंट का इनको अवार्ड मिला। किन्हीं वजह से मिला भाई? कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्करों की वजह से मिला। अरे थोड़ी बहुत अगर मानवता, इंसानियत अगर दिल में अगर थोड़ी सी भी जगह हमारे जैसे गरीब अभ्यर्थी सुविधा निविदा के लिए बची है, तो आप तुरंत प्रभाव से हमारी प्रोविजनल सूची जारी करो। देखो बहन, आपसे भी बातचीत करेंगे। कल भी आपने बड़ा अच्छा बोला, हिला के रख दिया। अब ये बताइए, कल से आपकी स्ट्रेटेजी चेंज है, अनशन पर है, आप भी अनशन पर जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम तो नहीं जाएँगे, पर हमारे जो साथी हैं दीपक शघानी जी, वो अनशन पे बैठेंगे कल से। अच्छा, जी, ये स्टेप क्यों उठा रहे हैं आप? क्योंकि सरकार ऐसे तो सुन नहीं रही है हमारी, और कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बहुत हो गया सरकार का, अच्छा, मतलब अब बर्दाश्त से बाहर है। ये है सीधा सच, अब मरने-मारने को तैयार है मैं यहाँ पे। पिछली बार सुब्रा सिंह जी के पास डेलीगेशन बन के आप लोग गए थे, हुँ, बुलाया था, आपने प्रदर्शन किया था, उग्र होके किया था, तो जी, बुलाना पड़ा। जी। उन्होंने कहा था कि 7 दिन, क्योंकि आप वो हम आपके लिए पॉजिटिव करते हैं कुछ, हुँ, हुँ, नहीं किया नहीं किया। और अब दोबारा से आप आए हैं। अब सुब्रा सिंह यहाँ आएगी, आप वहाँ जाएँगे? देखिए, शुभ्रा मैम का ऐसा है कि वो सिर्फ़ गोलियाँबाज़ी करती हैं, हमेशा से वो सिर्फ़ गोलियाँबाज़ी ही करती आई हैं। उनका सिर्फ़ जो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स कभी हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, अगर हो सकता है कि आगे वो कर दे हमारा कुछ धरने को देख के, अगर थोड़ी दया उनको हमारे ऊपर आ जाए, तो बेसिकली हम सरकार को लेकर आए हैं, तो हम उनके बच्चे ही हैं। अगर वो भी चाहेगी सरकार कि उनके बच्चे जो हैं रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, तो क्या वो अपने बच्चों की नहीं सुनेंगे? तो हम भी यहाँ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए ना सरकार को, क्यों नहीं सुन रही है हमारी सरकार? क्या वो अपने बच्चों को भी ऐसे रोता छोड़ जाएँगी? या दर्द में देखते हुए छोड़ जाएँगे कि नहीं-नहीं रोते रहो, दर्द में जितना है होते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। तो क्या हमारे लिए वो कुछ नहीं करेंगे? हम उन्हें लेकर आए हैं, तो हम भी उनके बच्चे जैसे ही हैं, तो हमारी वो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? बस मेरा उनसे यही निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द प्रोविज़न निकाल के हमें नियुक्ति दें बस। हमारी इतनी सी माँग है, हमारी ज़्यादा माँग नहीं है, जो कि हमारा हक है। आपका क्या हक है? सर मेरा नाम विनोद मीणा है। मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। सर हम फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए लगातार हम यहाँ से बैठे हैं। इससे पहले हमें 2 बार धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कर चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कोई अभी तक रुख नहीं मिला। पहले भी हमें हमारे लगातार 23 दिन तक जो धरना चला, तो उसमें 2 दौर की हमारी वार्ता हुई। पहली दौर की वार्ता हमारे चिकित्सा मंत्री जी के साथ, एसीएस सर के साथ हुई है। उसमें उन लोगों ने हमको 8-10 दिन का टाइम दिया था कि आप हमको इतना टाइम दो, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। हमने उनके ऊपर विश्वास जताया, फिर हम उसको धरने को लगातार जारी रखा। फिर दूसरी दौर की वार्ता हमारी 9 फरवरी को अब हुई एसीएस के साथ। एसीएस ने मैडम ने बोला कि आप 7 दिन के लिए आपका धरना स्थगित कर दो, हम अब आपके लिए आपकी अच्छा स्ट्रेटेजी करेंगे। क्या आगे? सर हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जब तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं होगी, फार्मेसी का धरना लगातार जारी रहेगा और अगर सरकार एक और दिन में कोई संज्ञान नहीं लेती है प्रोविजनल सूची जारी करने के लिए, तो मजबूरन कल से हम दीपक सिंघानी जी को आमरण अनशन के लिए लेके जाएँगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर एमएनडीवाई के लगभग 20,000 काउंटर है और फार्मासिस्ट है लगभग 2700 तो नियमित फार्मासिस्ट है और 4 से 5,000 3-1,000 पे 3-1,000 संविदा फार्मासिस्ट है। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत ये रूल है कि एमएनडीवाई दवा वितरण केंद्र पर सिर्फ फार्मासिस्ट ही दवाई बांट सकता है, अन्यथा कोई दवाई नहीं बांटता। अगर कोई दवाई बांटता है तो उसका फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के तहत उसके अनुसार नियम से कार्रवाई होती है, 6 महीने की जेल है और उसको 1,000 रुपए का जुर्माना है। अब आगे बढ़ते हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाओ ना। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं चाकसू से हूँ हुँ, और मैं भी सन 2014 से संविदा पे फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ और 11-12 साल से बूढ़े ही होने पे आ गए सर, इंतज़ार में कि हम परमानेंट होंगे, हमारे घर में भी खुशियाँ आएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फार्मासिस्ट का कोर्स करके ही हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और जहाँ तक है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको पूरी करवाएँगे।
तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा पेच चढ़ रहा है कि 6 महीने से कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। तो ऐसी क्या जांच करानी बाकी रह गई जो 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हुई? मतलब 3067 की पोस्ट है, उसमें कह रहे हैं कि बाहर के हैं, बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500 होंगे। अब अगर 6 महीने में अगर वो रोज़ 2 लोगों की भी जांच करते हैं ना, तो भी अब तक कार्य पूरा हो चुका होता अगर भर्ती करवाने की मनसाई है तो। मंत्री जी से 2-3 बार वार्ता हो चुकी है, बस वो यही कह रहे हैं कि नहीं हम पॉजिटिव हैं, भर्ती को करवाएँगे। लेकिन हमें एक डर सता रहा है कि जैसे ही हमारी भर्ती का एक स्टेप आगे बढ़ता है, तो अधिकारियों के पास कुछ नेगेटिव फीडबैक पहुँचता है या मतलब अधिकारी क्यों नहीं करना चाह रहे? हमें अंदेशा है कि हमारी भर्ती को कोचिंग माफिया प्रभावित कर रहा है। अच्छा। इसी वजह से जो कर्मचारी लोग हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर करना चाहते हैं तो हमारी भर्ती में ऐसा कोई मतलब पेच कोचिंग नहीं माफिया है। चाहते हैं, मतलब कोचिंग वाले चाहते हैं कोचिंग वाले कि वो चाहते भाई हैं परीक्षा हो इसकी है। कि इसकी एग्जाम से भर्ती हो, ये भर्ती नहीं हो। उनकी- जबकि हम लोग 15-15 साल से इसमें काम कर रहे हैं, हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे लिए तो लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस है ही नहीं, हम अब किसी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोचिंग माफिया ये चाहते हैं कि उनकी कमाई हो, एग्जाम से भर्ती हो। तो इसमें हमें ये लग रहा है कि हमारी भर्ती को अधिकारियों के साथ मिलके और कोचिंग माफिया प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा, वरना हमारे ना कोई कोर्ट केस का पेच अटका हुआ है, ना कुछ और कोई दिक्कत है। और 3067 बहुत छोटी सी भर्ती है, इसको गवर्नमेंट चाहे तो 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग भी दे सकती है। आपका क्या नाम है सर? आपसे बातचीत करेंगे। और सर मैं हाँ, हाँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे श्री भजन लाल जी हैं, गोवर्धन जी गिरिराज जी के भक्त हैं और हम भी गोवर्धन गिरिराज जी के भक्त हैं। और मैं तो एक ये चीज कहता हूँ कि आज ठीक है, कुर्सी उनके हाथ में है, शासन उनके पास है, लेकिन ईश्वर सबको देख रहा है। और ईश्वर ने अगर उनको ये पद दिया है, उनको अच्छी जगह बैठाया है, तो उनका दायित्व बनता है कि हम पीड़ित लोगों को, गरीब लोगों को वो इंसानियत के नाते राहत प्रदान करें, क्योंकि हमारा जायज हक है। हम सब बहुत दुखी हैं और आप जानते हो कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। आज 8,000 की सैलरी में कुछ भी नहीं होता है और हम लोग जैसे बाहर से ड्यूटी करने आते हैं तो 200-300 रुपए रोज का तो पेट्रोल गाड़ी में डलवा के इसी उम्मीद पे ये ड्यूटी कर रहे हैं कि हम कभी परमानेंट होंगे। आप कहाँ से हैं? मैं दौसा से हूँ। अभी एसएमएस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट पे कार्यरत हूँ, संविदा पे। हमारी भर्ती को 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में कोई भी भर्ती नहीं आई है और मैं खुद 6 साल से संविदा पे 8,000 की सैलरी में लगा हुआ हूँ, जिससे खुद का खर्चा भी नहीं चलता, तो परिवार का तो कहाँ से चलेगा। पिछले 23 दिन भी हमने धरना दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, हमको कुछ नहीं मिला। वापस हम बैठे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम हमारे दीपक संघानी जी के नेतृत्व में आमरण अनशन करेंगे। देखो, इनका कहना है कि 2012 के बाद में कोई स्थायी वाली वैकेंसी आई नहीं है, सभी संविदा कर्मी पर चल रहे हैं। 2018 में आई, वो रद्द हो गई। 2022 में आई थी, वो भी रद्द हो गई। 2023 में आई, अभी तक उसकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है और ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है। और ये सब पीड़ित छात्र हैं, अभी तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद कल से ये अनशन पर जाएंगे। ये लगा हुआ भी है, दीपक संजानी जी हैं जो इनके, और वो धरना प्रदर्शन करेंगे।